11th क्वेश्चन है हमारा, लेट P Q be points of trisection of AB with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4,7 and B 16,-2। देखिए, तो ए बी हमारे पास एक लाइन है जिसको ये पॉइंट पी और क्यू ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये जो पी पॉइंट है ये ए के पास है और जो क्यू पॉइंट है ये बी के पास है। अब हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि मिड पॉइंट का यूज करते हुए आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो देखिए, हमारा मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू m1 और y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू m2 होता है बेटा अपना। तो हम यदि इसको x1 y1 मान ले p पॉइंट को और q पॉइंट को x2 y2 मान ले, यदि मैं a से q के बीच में मिड पॉइंट लगाऊं तो क्या बनेगा बेटा, देखिए इसको x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 और ये आपका बन गया m1 m2। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x1 और इसी तरह से 7 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास y1। यहां से आपको x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहें तो इसकी शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। देखिए, ये 2 को यदि मैं उस साइड शिफ्ट करना चाहूं तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस x2 इज इक्वल टू ट्वाइस x1। यहां से आप चाहें तो x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x2 क्या हो जाएगा, 2x1 और ये 4 उस साइड चले जाएगा तो -4 मान लीजिए। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह यहां से आप y2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, ये क्या बन जाएगा आपका, 7 प्लस y2 इज इक्वल टू 2y1। तो यहां से यदि मैं y2 निकालना चाहूं तो क्या बन जाएगा, 2y1 माइनस 7। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। इसी तरह आपको पता है कि ये q जो है ये p और b का मिड पॉइंट है। तो यदि मैं यहां इसकी बात करूं, ये मिड पॉइंट है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, p और b के लिए बात कर रही हूं मैं, ये आपका x1 y1 हो गया, ये जो b पॉइंट है x2 y2 हो गया और ये आपका m1 m2 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका x1 प्लस 16 बाई 2 इज इक्वल टू x2। अब आपकी देखिए, ये थर्ड इक्वेशन मान ले हम, तो आपको x2 इस इक्वेशन फर्स्ट से भी मिल रहा है और x2 इक्वेशन 3 से भी मिल रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम एक अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की हेल्प से कंपैरिजन करते, देखिए यहां भी हमारे पास x2 की वैल्यू आई है और यहां भी x2 की वैल्यू आई है। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 बाई 2। ये 2 को यदि मैं इधर ले जाऊं तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा 2 ट्वाइस x1 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, x1 प्लस 16। यहां से आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा 4x1 माइनस 8 इज इक्वल टू x1 प्लस 16। अब देखिए, हमको तो एक्चुअली x1 की वैल्यू फाइंड करना है, तो शिफ्टिंग करनी होगी। 4x1, ये x1 को उठा के मैं इज इक्वल टू के दूसरी साइड शिफ्ट करूंगी तो माइनस साइन में बन जाएगा इज इक्वल टू 16 और ये -8 को मैं इधर की साइड से हटा के इक्वल टू के दूसरे साइड ले जा रही हूँ, इसलिए पॉजिटिव बन गया क्योंकि यहाँ नेगेटिव था ये। अब हमारे पास क्या बन रहा है, 3x1 इज इक्वल टू 16 और 8 24। तो यहां से आप x1 की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, 24। ये 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के दूसरी साइड जाके डिवाइड में बन गया, कैंसिल करोगे तो 8 आ रहा है आपके पास। मतलब आपको x1 की वैल्यू मिल गई है 8। इसी तरह से हम x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो इक्वेशन है ये मैं हटा देती हूँ, आपको x1 मिल गया है 16। अब यदि मुझे x2 की वैल्यू फाइंड करना है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन किसी में भी
ये x1 की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे इजीली मिल जाएगा। x1 हमको मिल गया 8। अब मान लो कि मैं इक्वेशन 3 में x1 की वैल्यू पुट कर रही हूँ। पुट x1 इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 3। आप चाहें तो इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगा, दोनों आंसर सेम ही आएंगे। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16/2। तो ये आपके पास आ जाएगा x1 कितना है 8 प्लस 16/2 मतलब 24/2, कैंसिल करिए 12, मतलब x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। अब इसी तरह हम y1 और y2 की वैल्यूज भी इन इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहां हम y2 की वैल्यू जो है, यदि मैं इसको x1 y1 मान लूं और इसको x2 y2 मान लूं तो ये हमारा मिड पॉइंट बन गया भाई m1 m2। तो यहां से यदि मैं m2 निकालूं जो कि y2 है हमारे पास, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 मतलब y1 प्लस -2/2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा y2 इक्वल टू y1 माइनस y2/2। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब मैं यदि इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर करूं तो देखिए आप, सेकेंड इक्वेशन में भी मेरे पास y2 है, फोर्थ इक्वेशन में भी मेरे पास y2 है, तो मैं इन दोनों को इक्वल रख सकती हूँ। मतलब 2y1 माइनस 7 इज इक्वल टू मेरे पास बन गया है y1 माइनस 2/2। यहाँ पे से ये 2 को यदि मैं इधर ले जाऊंगी तो मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा, मतलब 2y1 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या बन गया आपका y1 माइनस 2। अब देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये बन गया आपका 4y1 माइनस 2 7 14 इज इक्वल टू y1 माइनस 2। अब यहां से हमें y1 की वैल्यू चाहिए, तो इधर से इक्वल टू के दूसरी साइड से y1 को उठा के इस साइड ला रही हूँ, तो ये नेगेटिव साइन बन गया मेरे पास, ठीक है। इज इक्वल टू में -2 तो था, अब ये 14 को उठा के इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जा रही हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या बन गया 4y1। 4y1 में से 1y1 माइनस कर देते ना, तो 3y1 इज इक्वल टू क्या बन गया, इसमें से माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, ग्रेटर नंबर का साइन आता है, तो ये आपका बन जाएगा 12। तो यहां से हम y1 निकाल सकते हैं 12/3, मतलब कैंसिल करेंगे तो 4। तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब मैं इस y1 की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रख देती हूं तो मुझे y2 भी निकल जाएगा। तो देखिए पुट y1 is equal to 4 in equation 2। तो यहां से हमारा y2 is equal to क्या निकल जाएगा 2y1, y1 मतलब 4 माइनस 7 मतलब 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा 1। तो y2 की वैल्यू 1 आ गई। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 और y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए x1 y1, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, मतलब p पॉइंट क्या हो जाएगा 8, y1 कितना था 4, और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने माने थे x2 y2, तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए आपके 12, 1। देखिए 12th क्वेश्चन पे हम यदि बात करें, 12th क्वेश्चन में दो पार्ट्स दिए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है गिवन द पॉइंट a 1, -8, b -4, 7 and c -7, -4 show that they lie on the circle k whose center is the origin 0, 0. What is the radius of circle k? देखो हमको एक सर्कल दिया है k जिसका ओरिजिन 0, 0 दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और पूछा है हमसे कि क्या ये तीनों पॉइंट्स इस सर्कल पर हैं। तो यदि ये सर्कल पर होंगे तो इसकी रेडियस ही होगा वो, और आपको मालूम है सर्कल की यदि रेडियस इक्वल है तो उससे एक ही सर्कल होकर जाएगा। तो हम पहले ओ ए की वैल्यू निकालें डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू। देखिए ओ तो हमारे पास 0, 0 दिया ही है, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यदि मैं लगाऊं ओ ए के बीच, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस
-8 -0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 1 - 0 इज 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस ये -8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो ये आपका बन गया √65। इसी तरह आप OB भी फाइंड कर लें। OB पर यदि मैं बात करूं x1 x2 तो इसी को मान लेते हैं। अब y1 y2 x2 y2 हम B पॉइंट को मानते हैं। तो देखिए x2 मतलब -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 7 -0 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ ये आपका क्या हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 16 एंड 7 7 जा 49। इसको यदि आप ऐड करें तो कितना बन जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा 6 √65। तो देखिए OA और OB तो हमारा सेम निकल गया। इसी तरह यदि हम OC भी फाइंड करें, OC के लिए भी आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा। इसको आप x2 y2 मान ले अब की बार, तो आपका हो जाएगा -7 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। देखिए ये हो गया -7 का स्क्वायर 49 प्लस -4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये भी बन गया आपका √65। मतलब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये तीनों इक्वल आ गए किसके, √65 के। मतलब ये तीनों रेडियस होंगे तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि इक्वल आ रहे हैं। तो मान लें कि मैं कहीं भी यहाँ पॉइंट ले लूं, एक यहाँ A ले लूं, यहाँ B ले लूं और यहाँ कहीं मैं C ले लूं, तो ये रेडियस सबकी सेम है। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, मतलब ये एक सर्कल K से होते हुए जा रहे हैं। ओके, तो इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है गिवन द पॉइंट्स D -5, 6 एंड E 0, 9 चेक whether D and E lie within the circle, on the circle or outside the circle K। देखिए ये हमारा जो सर्कल है इसमें हमको 2 पॉइंट्स और दिए हैं D और E, और इनके बारे में हमको पता लगाना है कि ये सर्कल के अंदर है, बाहर है या सर्कल पर लाई करना है। तो इसका भी पता हम डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू लगा सकते हैं। यदि मैं O से D की डिस्टेंस मेजर करना चाहूं तो OD इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए O तो हमारे पास 0 0 है, D की वैल्यू दी है -5, 6, तो मैं इसको x2 y2 मान लू और जो O है उसको x1 y1 मानू। तो -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, -5 -0 इज -5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, -5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारा बन जाएगा 25 और 36, मतलब इधर 1 आ गया, इधर 6 आ गया। तो OD की वैल्यू हमारे पास आ गई √61। अब देखिए जो रेडियस थी वो √65 थी और OD हमारे पास आ रहा है √61। मतलब ये जो D पॉइंट है ये इनसाइड द सर्कल होगा, कहीं सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू √65 से कम आ रही है। इसी तरह हम OE भी निकाल के देख लें कि E पॉइंट कहाँ है। तो OE की यदि मैं बात करूं, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपकी वैल्यू हो गई x2 y2 की, और ओरिजिन O की वैल्यू तो 0 0 दी ही है हमको क्वेश्चन में। तो ये हमारा बन जाएगा 0 -0 का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये कितना हुआ, 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 ही हुआ, 9 का स्क्वायर 81, तो ये बन गया आपका √81। तो OE की वैल्यू हमारे पास आ गई है √81। तो जो हमारी रेडियस थी वो √65 थी और OE की वैल्यू हमारे पास आई है √81। तो 81 बड़ा है, तो इसलिए ये जो E पॉइंट है ये सर्कल के कहीं बाहर बनेगा, आउटसाइड द सर्कल। तो हमें आंसर कैसे लिखना है, D इनसाइड द सर्कल।
एंड ई पॉइंट जाएगा आउटसाइड। ओके, इजी क्वेश्चन था ये हमारा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर द पॉइंट डी, ई एंड एफ, given that the coordinates of D, E and F are 5, 1, 6, 5 and 0, 3 respectively. Find the coordinates of A, B and C. तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जिसके मिड पॉइंट दिए हमें D, E और F। ये मिड पॉइंट्स की वैल्यूज दी है, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। डी हमारे पास है 5, 1, ई हमारे पास है 6, 5 और एफ हमारे पास है 0, 3 और हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो इसको मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लें और यदि सी के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 मान लें तो देखिए क्या हो सकता है कि ये जो D है ये AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट लगा सकते हैं। मिड पॉइंट क्या कहता है हमारा, M1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। मतलब जो 5 है हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, x1 मतलब x1 ही लिया है हमने और x2 मतलब यहाँ पे B का x कोऑर्डिनेट x2 है बाई 2। यहाँ पे आप 2 को इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5 2 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह हम M2 पॉइंट, यदि ये वाला पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट है ये AB का, तो ये बन जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ भी आप इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं इक्वल टू के इधर, तो ये आपका बन गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हम ये BC का मिड पॉइंट E मान ले यदि, तो इसके थ्रू भी आप मिड पॉइंट का यूज करके दो इक्वेशन बना सकते हैं। मतलब x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। यहां से आप लिख सकते हैं x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। ये आपकी इक्वेशन 3 फ्रेम हो गई। इसी तरह से y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू 5 मान सकते हैं हम। y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू 5 है हमारे पास, तो यहां से बन जाएगा y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। तो ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई। इसी तरह हम यदि बात करें इस AC लाइन की, तो F इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से भी हम x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। देखिए x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो यहां से आप x1 प्लस x3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 2 0 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई 5। यहां से आप चाहें तो x1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -3 बन जाए, x3 बन जाएगा। तो x1 की जगह आप -x3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि मैं बात करूं y पॉइंट्स की, तो y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास 3। तो ये 2 को यदि मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो इक्वेशन बन जाएगी y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 2 6। ये हमारी 6 इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह हमने 6 इक्वेशंस फाइंड कर ली। अब इनकी वैल्यू हम पुट करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन 5 जो है हमारे पास x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, इसके थ्रू हम x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि 0 और ये x3 उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो गया x3, तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -x3। अब ये x1 की वैल्यू में किसी इक्वेशन में रखकर दूसरा पॉइंट निकाल सकती हो। तो देखो x1 और x3 ये दोनों चीजें कहाँ मिल रही है हमें, x1 और x3। मान लो मैं इस इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखूं, x1 की जगह x3 रख दूं, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10।
x1 की जगह मैं ले रही हूँ -x3 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 10। ये मेरी 7th इक्वेशन बन गई। अब ये 7th इक्वेशन और 3rd इक्वेशन के थ्रू मैं एलिमिनेट करके x2 की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ क्या? देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड भाई x2 और x3 और कौन सी इक्वेशन में है हमारे पास? x2 और x3 3rd इक्वेशन में, बाय 7 एंड 3। देखिए 7th इक्वेशन है हमारे पास x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 10 और 3rd इक्वेशन है हमारे पास x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। अब यदि इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ देखिए एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव है, तो ये तो कट गया x3 से x3। अब x2 पे बात करूं तो यहाँ भी x2 है, तो ये हो गया आपका 2x2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा? 10 और 12 22। मतलब हमारे पास 2x2 इज इक्वल टू 22 आ गया। तो यहाँ से हम x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 22/2 कैंसिल करेंगे तो 11, मतलब x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। यहाँ लिख लेते हैं x2 इज इक्वल टू 11। अब मैं x2 की वैल्यू आ गई, तो x2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूं तो यहां से x1 निकाल सकती हूं। देन पुट x2 इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। यहां पर मैं x2 की वैल्यू 11 यदि रख दूं तो x1 प्लस 11 इज इक्वल टू 10 बन गया। तो यहां से x1 निकालना चाहें तो 10 और ये 11 उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ गई आपके पास -1। यहाँ हमारे पास x1 निकल गया है -1, x1 आ गया, x2 आ गया। अब हम x3 यदि फाइंड करना चाहें तो देखिए x3 को हम कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन में रख लें या इस इक्वेशन में रख दे वैल्यू। मैं इक्वेशन 3 में रखती हूँ। पुट x2 क्या था हमारे पास? 11 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3rd है हमारे पास x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। यहां मैं x2 की जगह 11 रखी हुई, 11 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। तो यहां से x3 यदि हम फाइंड करना चाहें तो 12 और ये 11 उस साइड शिफ्ट होगा तो माइनस में हो गया, तो x3 कितना आ गया आपके पास? 12 माइनस 11 इज 1। x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। इसी तरह से हम y1, y2, y3 की वैल्यूज भी फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन 2 और 4 को हम कंपेयर करें, यदि इक्वेशन 3 है हमारे पास y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। यदि मैं यहां से y1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये बन जाएगी 2 माइनस y2। ठीक है, अब ये y1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 6 में रखती हूँ क्योंकि इसमें y1 है। तो पुट y1 is equal to 2 minus y2 in equation 6। तो देखिए इक्वेशन 6 क्या है हमारे पास? y1 प्लस y3 is equal to 6। y1 की जगह मैं रख रही हूँ 2 माइनस y2 प्लस y3 is equal to 6। तो यहां से आप ये 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस y2 प्लस y3 is equal to 6 और ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 माइनस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा? 6 माइनस 2 इज 4। ये हमारी एक और नई इक्वेशन बन गई। मान लो हम इसे इक्वेशन 7 नाम दे दें। तो ये हमारी इक्वेशन 7 है जिसमें y2 और y3 मिल रहा है हमको। y2 और y3 इस इक्वेशन नंबर 4 में भी है, तो 7 और 4 को कंपेयर करके हम एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 8 कर दें यदि हम इन दिनों को, 8 इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन y2 और y3 वाली चाहिए जो कि हमको 4 में मिल रहा है, तो ये 4 लेंगे हम। ठीक है, तो ये माइनस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 4 और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या थी? y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ मैंने 8 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन था। यदि यहाँ माइनस साइन नहीं होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, पर यहाँ है तो हमारा काम बहुत इजी हो गया है। माइनस y2 प्लस y2 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच रहा है? 2y3 इज इक्वल टू 14।
तो यहां से हम y3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 14/2 इसको कैंसिल करेंगे तो 7, मतलब y3 हमारे पास आ गया है 7। ओके, अब ये y3 की वैल्यू यदि मैं 7th इक्वेशन में रखूं तो y2 आ सकता है। तो पुट y3 इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 7। तो देखिए 7th इक्वेशन क्या है हमारे पास, -y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 4। इसमें मैं y3 की जगह 7 रख रही हूं तो बनेगा -y2 प्लस 7 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ -y2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4। ये 7 शिफ्ट होगा इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हुआ। -y2 इज इक्वल टू क्या बना, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन आता है, तो ये बन जाएगा आपका -3। ये नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, ये कैंसिल हो सकता है, तो y2 हमारे पास बन गया 3। अब हमारे पास आ गया है y2 और y3। हम y1 यदि पता करना चाहें तो मान लो मैं सेकेंड इक्वेशन में y1 की वैल्यू रख दू तो y2 की वैल्यू रख दू तो y1 निकल आएगा। तो पुट y2 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन से में रखूं, 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। इसमें मैं y2 की जगह यदि 3 रख दूं तो देखो y1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से y1 यदि निकालना चाहें तो 2 और ये प्लस 3 है तो उधर जाके -3 बन गया। तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। ये y1 की वैल्यू आ गई -1। तो हमारा जो a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 माने थे, तो क्या आ गए -1, -1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x2 y2 माने थे तो 11, 3। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं x3 y3 मतलब 1, 7। ओके, क्वेश्चन है हमारा, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 10 streets in each direction. फर्स्ट में हमसे कहा गया है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी in your notebook represent the roads street by single lines. Okay, और सेकेंड पार्ट में हमसे बोला है there are street intersection in the model. Each street intersection is formed by 2 streets, one running in the north-south direction and other running in the east-west direction. Each street intersection is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth street in the east-west direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2, 5. Using this conversation, find, इसमें A पार्ट हमसे पूछा है how many street intersection can be referred to as 4, 3. तो देखिए हमें एक रोड मैप बनाना है। आपको पता है कि जब आप 2D प्लेन में मैप बनाते हो तो इधर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहता है, इधर आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन रहता है। अब ये जो 2 रोड मान लेते हैं कि एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, ये आपकी एक रोड है और ये एक और रोड है, ठीक है।
ये दो रोड्स हैं। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसके आसपास आप इसके पैरेलल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल 10 रोड्स जा रही हैं। तो मान लो ये मेरी फर्स्ट रोड है, ये सेकंड रोड, थर्ड रोड, फोर्थ रोड। इस तरह से आप रोड्स बना सकते हैं। 10 रोड्स बनानी है आपको टोटल। 10 एक्स एक्सिस के पैरेलल और 10 वाई एक्सिस के पैरेलल। ओके, तो इस तरह से आप रोड्स बना लें अपनी कॉपी में। ये हमने 10 स्ट्रीट्स बना ली जो 10 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ये 10 स्ट्रीट, और ये वाली 10 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है आपकी। ठीक है, अब हमसे पूछा है, देखिए अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होंगे ये पूछा है। तो ये जो मेरी पहली स्ट्रीट है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल पहली स्ट्रीट है, तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? ये केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, अब हमसे ए पार्ट में पूछा गया है how many street intersect can be referred to as 4, 3। तो फोर्थ मतलब ये मेरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, ये 10 मेरी स्ट्रीट्स हैं जो इस साइड जा रही है, और ये 10 मेरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 स्ट्रीट्स हैं जो मेरी वाई एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं। अब मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो 4, 3 वाला है उस पे कितनी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये फोर्थ स्ट्रीट है मेरी और इधर से थर्ड स्ट्रीट ये हुई, तो यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे? तो देखिए केवल और केवल एक ही पॉइंट मिलेगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ए पार्ट का हमारा आंसर हो गया ओनली 1 पॉइंट। इसी तरह हमसे बी पार्ट में पूछा गया है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड टू एज 3, 4। तो मतलब एक्स एक्सिस पे थर्ड 3, 4 मतलब मैं इधर थर्ड चलूं और इधर मैं फोर्थ स्ट्रीट की बात करूं, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? तो देखिए यहाँ पे केवल और केवल एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा। अब यहाँ पे स्केल भी दी कि 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मान लो, तो मैंने 200 मीटर 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मान के इस तरह से रोड मैप ड्रॉ कर लिया है, जहां पे दो जो स्ट्रीट्स है वो एक दूसरे को केवल और केवल एक पॉइंट पे ही कट करें। तो चलिए हम 15 क्वेश्चन पे बात करते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज images on the rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixels wide and 600 pixels high. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with the center at the point A 100, 150. Another circular icon of radius 100 pixels is drawn with its center at the point B 250, 230. डिटरमाइन, हमको डिटरमाइन करना है। फर्स्ट पूछा हमसे वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो इसके लिए पहले हम ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये दो सर्कल कहाँ कहाँ होंगे इनकी पोजीशन पता कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन और इनसाइड द स्क्रीन। ओके, ये हमारी मान लीजिए एक स्क्रीन है जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर है, मतलब इस साइड पर होगी ये स्क्रीन, जिसकी लेंथ और विड्थ दी है 800 और 600 मीटर। अब कह रहा है कि यहाँ दो आइकॉन हैं, जिसमें से जो फर्स्ट आइकॉन है वो 80 पिक्सल्स का है जो सर्कल में है, और उसका ए पॉइंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट्स दिए हमने 100, 150। तो ये 100 लिया हमने एक्स एक्सिस पे, 150 लिया वाई एक्सिस पे, यहाँ मुझे एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देती हूँ।
से 80 पिक्सल रेडियस का एक सर्कल है, मान लो मैं ये सर्कल बना रही हूँ जिसकी रेडियस 80 पिक्सल है, ओके। और एक और पॉइंट दिया है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए 250 250 मतलब यहाँ कहीं आएगा, और वाई एक्सिस पे 230, तो 230 मतलब 200 और 30 यहाँ तक आ जाएगा अपना, तो ये 230 हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट बी दिया है जहां से 100 पिक्सल रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो 100 पिक्सल, ये 80 का था, 100 का बनाना है हमें, तो ये इस तरह से एक बन जाएगा सर्कल, सर्कल ड्रॉ कर ले। अब देखिए इसके ए पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ए पार्ट में पूछा है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो ये सर्कल का कोई पार्ट क्या स्क्रीन के बाहर जाएगा, तो नहीं भाई कोई पार्ट बाहर नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हमसे क्या पूछा है, देखिए वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगे क्या, तो हाँ ये दिख रहा है हमको कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा यस। क्वेश्चन पे बात करते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारा, प्लॉट द पॉइंट्स a 2,1 b -1, 2 c -2, -1 and d 1, -2 in the coordinate plane. Is ABCD a square? Can you explain why? What is the area of square? तो भाई हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो ये मान लीजिए हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इस पे मैं ये पॉइंट्स ड्रॉ करती हूँ। a है 2,1, तो ये 2 है आपका, एक्स एक्सिस पे 2 चलिए, y पे 1 चलिए, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम a है। फिर b पॉइंट है -1, 2, तो x एक्सिस पे -1 चले, y पर 2 चले, तो यहाँ हमें कहीं एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम b दे देते हैं। c पॉइंट है हमारा -2, -1, तो x एक्सिस पे -2 तक चले और y एक्सिस पे -1 तक चले, तो यहाँ पॉइंट आएगा हमारा c। और d पॉइंट है 1, -2, तो x एक्सिस पे 1 चले और y एक्सिस पे -2, मतलब यहाँ कहीं हमारा पॉइंट आएगा जो d होगा। अब हम इन्हें ज्वाइन करें, यदि a ये वाला b था, c एंड d, इनको यदि हम ज्वाइन करें तो ये पूछ रहा है कि ये क्या एक स्क्वायर बनेगा। हाँ भाई इसका शेप तो स्क्वायर शेप ही दिख रहा है, पर हमको प्रूफ करके भी दिखाना पड़ेगा कि ये स्क्वायर। यदि हम बात करें सी डी फाइंड करने की, तो इसे x1 y1 मान ले और इसे x2 y2 मान ले। डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, √x2 मतलब 1 माइनस x1 मतलब -2 का होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट का डिजाइन चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो 2 ब्रैकेट में कंफ्यूजन होता है। फिर y2 कितना है -2 माइनस y1 है हमारे पास -1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी चेंज कर लेते हैं डिजाइन को, ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस इधर देखिए -2 और ये माइनस मिलके हो गया +1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस -2 +1 तो -1 होगा इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका √3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस -1 के स्क्वायर की यदि मैं बात करूं तो +1 बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई √10, मतलब सी डी भी हमारे पास आ गया है √10। इसी तरह हम डी ए यदि फाइंड करें, तो डी ए फाइंड कर रहे हैं, तो जो डी के कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 मान लें और a के कोऑर्डिनेट को यदि मैं x2 y2 मान लूं, तो देखिए d के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 माना है और a के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 माना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 y1 का होल स्क्वायर मतलब 1 - -2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा 2 - 1 इज 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 1 और ये माइनस प्लस बन गया 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है आपका, और ये 1 + 2 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा, रूट में 1 + 3 का स्क्वायर 9 मतलब 9 + 1 10। तो ये हो गया वैल्यू आपकी √10, मतलब डी ए भी हमारे पास आ गया √10। अब ए बी बी सी
सी डी और डी ए तो हम इक्वल बता चुके हैं। अब यदि हम इसके डायगोनल्स और इक्वल बता दें तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये एक स्क्वायर है। तो देखिए अब हम इसके डायगोनल्स फाइंड करते हैं। ए सी, ए को यदि मैं मान लू x1 y1 और c को मानू x2 y2, तो यहां से मैं a से c के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ। -2 का होल स्क्वायर बनेगा ये, प्लस y2 है -1 माइनस y1 मतलब 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा -2 इज -4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी देखिए -1 तो -2 हो गया -2 का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका -4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर 4। तो ये बन गया हमारे पास √20। अब इसी तरह हम यदि बी डी भी फाइंड कर लें तो दोनों डायगोनल्स हमें मिल जाएंगे। बी डी फाइंड करने के लिए ये देखिए बी और डी, मैं b के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान रही हूं और जो d के कोऑर्डिनेट्स है इसको x2 y2 मान लू यदि, तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -2 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। तो यहां सॉल्व करते हैं। बी डी की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं रूट में, यहाँ देखिए 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर देखिए -2 मतलब कितना हुआ -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया आपका 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस ये बन गया -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा आपका। 2 का स्क्वायर मीन्स 4 + 16, तो ये आपका बन गया √20। तो आपकी ए सी की वैल्यू आ गई है √20 और बी डी की वैल्यू भी आ गई है √20। ये दोनों इक्वल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, इट मीन्स द फिगर इज इन स्क्वायर शेप। देखिए अब हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो है साइड इंटू साइड, और ये स्क्वायर शेप है तो आप साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, साइड अभी आपने फाइंड करी है, साइड कितनी आई थी हमारे पास √10, तो √10 इंटू √10 कितना हो जाएगा 10। एरिया आ गया आपके पास 10। एरिया का यूनिट ध्यान रखिएगा हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही होता है, तो 10 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। ओके।